हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम, या हम कह सकते हैं आईपीडीएम। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक सबको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ये सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का अर्थ क्या है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एकीकृत नाशी जीव और रोग प्रबंधन आईपीडीएम। तो इसके बारे में ये बताया गया है कि कीटों और रोगों के नियंत्रण की एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल विधि है। इसका उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करते हुए विभिन्न नियंत्रण तकनीकों जैसे यांत्रिक, जैविक और सांस्कृतिक का उपयोग करके कीटों और रोगों की आबादी को आर्थिक क्षति सीमा इकोनॉमिक इंजरी लेवल से नीचे बनाए रखना है। ठीक है, और यह एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और आर्थिक लागतों को ध्यान में रखा जाता है। भारत सरकार ने 1985 से फसल उत्पादन कार्यक्रम में आईपीएम को पौध संरक्षण के एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में अपनाया है। तो दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो सबसे पहला इसका जो पॉइंट आ जाता है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा एग्री से इससे रिलेटेड, तो वो अभी उसका जो है वीडियो हमने सबसे पहला नहीं बनाया है। तो आपको वीडियो हर एक मिल जाएगा। आपके लिए हम एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, उस प्लेलिस्ट में आपके लिए सब कुछ होगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण होगा सारा कुछ उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप कतई भी टेंशन ना लें। ठीक है, चिंता कतई ना करें। और उस पीडीएफ को आप अगर सही से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना तो विश्वास है। और आगे देख लेते हैं इसके फादर के बारे में। ठीक है, आईपीडीएम के जनक, फादर ऑफ आईपीडीएम के जनक कौन है। ठीक है, इसके जनक कौन है, तो इसके जनक जो हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जो रे एफ स्मिथ, कौन है, रे एफ स्मिथ को अक्सर एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1950 के दशक में पेरी एडकिशन के साथ मिलकर अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोगों के हानिकारक प्रभावों को पहचाना और इस नए दृष्टिकोण को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये चीज जो अभी हमने बताई है तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, संबंधित है। आप चाहें तो इसको जो है बैक करके आराम से इसको लिख भी सकते हैं। कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि आईपीडीएम का जनक कौन है या आईपीएम का जनक कौन है। ठीक है, तो आप जब आपका लिखा होगा आपको याद होगा कि कौन है तो आप फट से बता सकते हैं। ठीक है, तो कौन है आईपीडीएम के जनक या आईपीएम के जनक कौन है, रे एफ स्मिथ है। कौन है, रे एफ स्मिथ है। ठीक है, और अगर इसके सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं कि आईपीडीएम का सिद्धांत क्या कहता है या आईपीएम का सिद्धांत क्या कहता है, तो इसके सिद्धांत में बताया गया है कि आईपीडीएम एक सतत निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से 4 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। निगरानी और पहचान, मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। यह पीडीएम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें कीटों और रोगों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है ताकि उनकी उपस्थित आबादी के स्तर और प्रकार की सटीक पहचान हो सके। यह एकदम अनावश्यक कीटनाशकों के उपयोग से बचाता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है दूसरा, आर्थिक क्षति सीमा निर्धारित करना। ठीक है, सेटिंग इकोनॉमिक्स थ्रेशोल्ड्स। ठीक है, और तीसरा आ जाता है रोकथाम, और चौथा आ जाता है नियंत्रण। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको जो है पढ़ाया जाएगा और इसके लिए आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। उसी पीडीएफ में आपको सभी के सभी वीडियोस मिल जाएंगे जो भी इससे संबंधित इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी अभी हमने बताया है वो आप लोगों को जो है लिख लेना है। यदि लिख नहीं सकते हैं तो बार बार उसको सुनकर, ठीक है, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट का कोई भी टीचर आपसे कुछ भी पूछता है तो सबसे बेसिक से पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले तो यदि आप लोगों ने जैसे कि प्रैक्टिकल तो पहले भी दिए होंगे, तो आपके क्लास में जब जो है प्रैक्टिकल लेने के लिए टीचर आता है, ठीक है, तो वो टीचर जो है सबसे पहले तो आपसे बेसिक पूछता है। जब आप बेसिक बता लेते हैं तब वो ऊपर के लेवल में जाता है। ठीक है, तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए।
तो अब शुरू करते हैं हम अपना ये आज का वीडियो, कृषि को कीटों से लाभ। ठीक है, जो भी अभी तक हमने बताया था आपको वो सब इस सब्जेक्ट से संबंधित था, जो कि आपको आना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम या हम आईपीडीएम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कृषि को कीट से लाभ, यूजफुलनेस ऑफ इंसेक्ट्स टू एग्रीकल्चर। तो इसमें बताया गया है कि प्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट एडवांटेज, और अप्रत्यक्ष लाभ, इनडायरेक्ट एडवांटेज। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो प्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट एडवांटेज क्या हो जाता है, तो इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है ये पढ़ लेते हैं हम। क्या बताया गया है कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कृषि को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाते हैं। इसके अंतर्गत लाख का कौड़ा, शहद को मक्खी तथा रेशम के कीड़े एवं औषधि तथा आभूषण प्रद इंसेक्ट सम्मिलित है। ऐसे जीवों को हम लाभदायक कीट बेनिफिशियल इंसेक्ट कहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन कोचों से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से लगभग 50 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष आमदनी होती है। ठीक है, इससे क्या होता है 50 करोड़ प्रतिवर्ष, 50 करोड़ रुपयों की जो है प्रतिवर्ष आमदनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अप्रत्यक्ष लाभ, इनडायरेक्ट एडवांटेज। ठीक है, अप्रत्यक्ष लाभ या इनडायरेक्ट एडवांटेज। जब आप इस चीज को जो है इस वीडियो को सही से सुनेंगे, सही से मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि टू पर लगा दिया और ठीक है हाई स्पीड पे लगा करके फिर वीडियो देख रहे हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा, कुछ भी याद नहीं होगा, दिमाग में कुछ भी फीड नहीं होगा, तो सब ऐसे ही निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं निकलेगा आपका वीडियो देखे। ठीक है, तो इसको जो है आपको फिर से एक बार वीडियो को देखना है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। अप्रत्यक्ष लाभ क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। कीटों से कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, प्रत्यक्ष लाभ जो कि सामने से लाभ मिलते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लाभ जो कि सामने से लाभ नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है अनुभव, हम अपने दैनिक जीवन में नित्य प्रति करते हैं। ठीक है, नित्य प्रति करते हैं। पहला हो गया हमारा परागण, पोलिनेशन, और दूसरा हो जाएगा परजीवी तथा शिकारी कीट। ठीक है, पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कीटों से औषधियाँ, ड्रग्स ऑफ इंसेक्ट्स। फिर उसके बाद चौथा आ जाता है हमारा सफाई के शप में खरपतवार नष्ट करने वाले वीड किलर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खरपतवार नष्ट करने वाले वीड किलर्स हो जाएंगे। फिर छठा हो जाएगा हमारा भोजन के रूप में, भोजन के रूप में। ठीक है, कितने प्रकार के हैं ये मात्र 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं ये, 6 प्रकार के हैं। तो इसका जो है पहला हम देख लेते हैं कौन सा प्रकार है। अप्रत्यक्ष में पहला प्रकार कौन सा है, परागण है। परागण अर्थात पोलिनेशन है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि अधिकांश फूलों में परागण क्रॉस पोलिनेशन कैसा होता है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, परागण क्रॉस पोलिनेशन कीटों द्वारा होता है। कैसे होता है, कीटों द्वारा होता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 5% फूल स्वयं ससेचन, 10% हवा तथा पानी एवं शेष 85% कीटों द्वारा ही ससेचन होता है या होते हैं। कुछ फूल यथा अजीर, गोलर, पीपल तथा बरगद आदि तो सदैव ततया के द्वारा ही संसेचित होते हैं। कैसे होते हैं, संसेचित होते हैं। इसमें चींटियां, तितलियां तथा मधुमक्खियां आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, आदि विशेष रूप से कैसी हैं, उल्लेखनीय है। तो इसमें बताया ये गया है कि अधिकांश फूलों में कैसा परागण होता है, तो कैसा होता है, कीटों द्वारा होता है। अधिकांश फूलों में किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 5% फूलों में जो है स्वयं संसेचन होता है। क्या होता है, स्वयं संसेचन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 10% क्या होता है, हवा तथा पानी के द्वारा संसेचन होता है। और 85% शेष 85% क्या होता है, कीटों के द्वारा संसेचन होता है। और कुछ फूलों में यथा अजीर, गूलर, पीपल तथा बरगद आदि तो सदैव किससे करते हैं, ततैया के द्वारा ही संसेचित हो जाते हैं। और इसमें चींटियां, तितलियां तथा मधुमक्खियां आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है परजीवी तथा शिकारी कीट। परजीवी तथा शिकारी कीट, तो इसमें क्या बताया गया है कि प्राकृति में कुछ ऐसे भी कीट मिलते हैं जो कि दूसरे हानिकारक कीटों पर परजीवी रोगों में जीवन व्यतीत करते हैं और एवं कुछ उनके शिकार भी करते हैं। क्या करते हैं, प्रकृति में कुछ ऐसे भी
कीट मिलते हैं जो कि दूसरे हानिकारक कीटों पर परजीवी रोगों में जीवन व्यतीत करते हैं। कैसे व्यतीत करते हैं? परजीवी रोगों में जीवन व्यतीत करते हैं एवं कुछ उनका शिकार भी कर देते हैं। फिर इसके बाद बताया गया है कि इस प्रकार से ये कीट प्रकृति में हानिकारक कीटों की संख्या पर निरंतर नियंत्रण रखते हैं। क्या करते हैं ये? इस प्रकार से ये कीट प्रकृति में हानिकारक कीटों की संख्या पर निरंतर क्या करते हैं? नियंत्रण बनाए रखते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि जिस समय किसी हानिकारक कीट के परजीवी या शिकारी कीट नष्ट होते हैं या कम होते हैं, तब वह कोट महामारी का रूप धारण कर लेता है। परजीवी तथा शिकारी कीटों के संबंध में जैविक नियंत्रण के अध्ययन में विस्तृत चर्चा की गई है। फिर भी यहाँ पर कुछ कौन के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर कौम होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है? कौम होगा। कुछ कौम के नाम दिए जा रहे हैं। इन्हें किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है, जिन्हें किसान का मित्र कहते हैं। किसे कहते हैं? मैटिस, जिसे शिकारी कीट कहा जाता है, और कॉक्सिनेलिड्स, इसको शिकारी कीट कहा जाता है, और ट्राइकोग्रामा, ये परजीवी होता है, और एपेंटेलिस, ये कैसा होता है? ये भी परजीवी होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट। इसमें क्या पूछा गया है कि कीटों से औषधियाँ, ड्रग्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, ठीक है, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं कीटों से औषधियाँ? तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कुछ कीटों से विशेष प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। कुछ कीटों से विशेष प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है, जैसे कॉकरोच को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर मूत्र बंद होने पर रोगियों को दिया जाता है, ठीक है, रोगियों को दिया जाता है। ये आप भी जान जाइए। जैसे कॉकरोच को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर किसके लिए दिया जाता है? मूत्र बंद होने पर रोगियों को दिया जाता है। जैसे कि टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए, उस रोग में जो है कॉकरोच को सुखा करके उसका चूर्ण बनाकर जो है उस रोगी को पिला दिया जाता है या खिला दिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है इसी प्रकार ब्लिस्टर वीटल से कैंटीन नामक रासायनिक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जो कि जानवरों को वांझपन समाप्त करने के लिए खिलाया जाता है। किसके लिए खिलाया जाता है? जानवरों का वांझपन समाप्त करने के लिए खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? ब्लिस्टर वीट। क्या खिलाया जाता है? ब्लिस्टर वीट से ब्लिस्टर वीटल से क्या बनता है? कैंटीन नमक रासायनिक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। कैसा? कैंटीन नमक रासायनिक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जो कि जानवरों को वांझपन समाप्त करने के लिए खिलाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, इसी पॉइंट में है कि अप्रत्यक्ष लकवा को ठीक करने के लिए रोगी को एनाफ्लीज मच्छर जिसके अंदर मलेरिया के परजीवी होते हैं से कटवाया जाता है, ठीक है, जिनके अंदर परजीवी होते हैं उनसे क्या होता है? उनसे कटवाया जाता है। घरेलू मक्खियों के लार्वा से एलेंटोनी रसायन मिलता है। कैसा रसायन मिलता है? घरेलू मक्खियों के लार्वा से कैसा मिलता है? एलेंटोनी रसायन मिलता है, जिसे घावों पर प्रयोग किया जाता है। जिसे किस पर प्रयोग किया जाता है? घावों पर प्रयोग किया जाता है। इसी तरह के अन्य उदाहरण जिससे यह सिद्ध होता है कि कीटों से विभिन्न प्रकार की औषधियां निर्मित की जाती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कीटों से जो है औषधियां प्राप्त होती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला पॉइंट, ठीक है। अगले पॉइंट में पूछा गया है कि सफाई के शव में तो इसमें क्या बताया गया है कि कुछ कीट गंदी वस्तुओं को खाकर सफाई करने में योगदान करते हैं। गंदी वस्तुओं को खाकर मतलब जैसे मुर्गे को आप लोगों ने देखा होगा, वो नालियों में ही खाता है, ठीक है, जहाँ गंदी नालियाँ हैं वहाँ खाता रहता है। और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो क्या करते हैं? गंदगी को खाते हैं। अब जैसे मान लिया कोई भी सांप, ठीक है, कोई भी सांप जो है मरा पड़ा हुआ है, तो उसको कोई भी चील, कौवा या वगैरह कुछ भी उठा कर ले गया उसको, ठीक है, तो उसको क्या किया है? वहाँ से हटा दिया, उसने खा लिया है, उसको गायब कर दिया है। या जैसे कुत्ता मान लिया, ठीक है, तो कुत्ते क्या करते हैं? ठीक है, वो क्या करते हैं? लेट्रिन खा लेते हैं और गंदगी वगैरह ये सब वो खा लेते हैं, ठीक है, वो शाकाहारी नहीं होते हैं, हड्डियाँ खा लेते हैं। जानवर कोई भी पड़ा हुआ हो या जो जानवर मतलब गिर गया हो, वो उसमें उठने की तथा ना हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उस पर आक्रमण कर देते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जैसे गाँव में कोई भी जानवर मर जाता है जब, तब उसको क्या करते हैं? गाँव के बाहर
उसको जो है डाल दिया जाता है। पहले तो ऐसा ही होता था कि ऐसे ही फेंक दिया जाता था, तो उसमें क्या होता था कि जिसे जो कि क्या होता है कि वहाँ पर जो कुत्ते जाते रहते हैं, ठीक है, जो कुत्ते उधर उस साइड में जो भी कुत्ते छोटे से मतलब बड़े होते हैं जो वहाँ रहते हैं, ठीक है, जो वहाँ पर खाते पीते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उन चीज़ों का सफाया कर देते हैं। ठीक, तो और भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो कि आपको बता सकते हैं, लेकिन फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बताया गया है कि इनमें गुबरैला, ठीक है, देखो गुबरैला का नाम आया, ये गुबरैला किसमें पाया जाता है, ये लेटरिन जो होती है, ठीक है, तो उसी में ये आ जाता है। डंग वटल, क्या कहा गया है, डंग वटल कहा गया है, प्रमुख है जो पृथ्वी के अंदर गोबर तथा विष्टा की गोलियां बनाकर ले जाता है। क्या करता है, विष्टा की गोलियां बनाकर ले जाता है। ठीक है, तो ये गोबर, ठीक है, गोबर में होता है, इसको गुबरैला कहा जाता है। ये गोबर में ही पाया जाता है, ठीक है, गोबर में पाया जाता है। और ऐसा होता है कि खेतों में भी ये क्या होता है कि जानवर चरने के लिए जाते हैं, वहाँ गोबर करते हैं, तो उस गोबर से जो क्या होता है कि ये गुबरैला आ जाता है। ठीक है, जो भी आसपास में पड़ा हुआ होता है गोबर के स्वरूप, मतलब जो तथ्य जो निकाल दिया जाता है, तो उसको ये गोल गोल बना करके या गोलियां बना करके, ठीक है, उसको लुढ़काते हुए ले जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आगे, फलस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। फलस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। तो अभी मैंने ये जो एक शब्द हमने यूज किया है लेटरिन, ठीक है, तो ये कोई गंदा शब्द नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ अरे ये कैसा शब्द यूज कर रहे हैं, ये क्या, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तब आपके अंदर की सारी शर्म मर जाएगी। ठीक है, या तो आप लोगों ने जो है इंटर में उतने अच्छे से बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैथ से होंगे। ठीक है, तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है तो उनको इतना बुरा नहीं लग रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं। अगर किसी को मतलब अच्छा ना लगा उसके लिए सॉरी, बाकी उदाहरण था दिमाग में आया हमारे तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है इसके अतिरिक्त कुछ कीट मरे हुए जानवरों के मांस को खाकर निरंतर सफाई करते हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अतिरिक्त कुछ कीट मरे हुए जानवरों के मांस को खाकर निरंतर सफाई करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जानवरों को ले जाकर के ऐसे ही फेंक दिया जाता था। ठीक है, तो उनमें क्या होता था, वो उनको कुछ अलग से जानवर तो आते नहीं थे। पहली बात तो कि जैसे उनके अंदर कीड़े बनने लगते हैं। जब कोई भी बॉडी जो है अधिक समय तक पड़ी रहती है तो उसमें कीड़े बनने लगते हैं, आप लोग अपने आप ही बनने लगते हैं। तो अंदर के कीड़े अंदर से खा रहे हैं और बाहर के जो कीड़े हैं मतलब जो कुत्ते हैं या सियार वगैरह कुछ भी मान लिया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बाहर से खाते हैं। ठीक है, ये बाहर से सफाया करते हैं, वो अंदर से सफाया करते हैं। और ऐसा भी होता है कि मतलब अगर कुत्ते जो है बाहर से ना खाएं तब भी वो सड़ सड़ के, ठीक है, वो सब मिट्टी में ही मिल जाएगा। कि जैसे कि उसको अगर मिट्टी में दबा दिया जाए उस बॉडी को, तो वो क्या होगा, उसमें कीड़े होंगे। ठीक है, कीड़ों से ही क्या होगा, पूरा उसका सफाया हो जाएगा, उसमें कुछ भी फिर बचेगा नहीं। ठीक है, हड्डियों के अलावा उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसके बाद आ जाते हैं आगे, अगला पॉइंट हमारा आ जाता है खरपतवार नष्ट करने वाले। ठीक है, खरपतवार नष्ट करने वाले वीड किलर्स, जिनको क्या कहा जाता है, वीड किलर्स कहा जाता है। कुछ कीट फसलों को हानि पहुंचाने वाले खरपतवारों को नष्ट करते हैं, जैसे लेंटाना, जैसे क्या है लेंटाना, परप्लेंटी टीलिया, क्या है परप्लेंटिव टीलिया। फिर उसके बाद आ जाता है पूसिलिडेक्टिलिया, क्या हो जाएगा, पूसिलिडेक्टिला हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है नागफनी पर कैक्टो कैक्टो कैक्टोब्लेटिस कैक्टोब्लेटिश। ठीक है, फिर कैक्टोरियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लेटिश और कैक्टोरियम हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा भोजन के स्वरूप में। भोजन के स्वरूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि कुछ लोग टिड्डियों तथा दीमकों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, टिड्डियों तथा दीमकों को जो है भोजन के रूप में कैसा करते हैं, प्रयोग करते हैं। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि कीट कृषि के लिए उपयोग तथा हानिकारक दोनों हैं। कैसे हैं, कीट जो हैं कृषि के लिए उपयुक्त तथा उपयोगी, ठीक है, सॉरी उपयुक्त नहीं आएगा, उपयोगी तथा हानिकारक। उपयोगी मतलब जो उपयोग में आते हैं, हानिकारक वो होते हैं जो हानि करते हैं, जो नुकसान करते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से ये कार्य करते हैं। नाशक जीव क्या है, तो नाशक जीव क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ पेस्ट, तो इसमें बताया गया है कि यह जान लेने के पश्चात कि कुछ कीट कृषकों को
पहुंचाते हैं, मतलब हानि पहुंचाते हैं, कृषकों को हानि पहुंचाते हैं, तथा कुछ लाभ। अब यह सहज प्रश्न उठाता है कि पेस्ट क्या है। ठीक है, तो ये अब क्या करता है, सहज जो है प्रश्न उठाता है कि पेस्ट क्या है। पेस्ट विशाल शब्द, पेस्ट विशाल शब्द, वाइड टर्म है, जिसके अंतर्गत फसलों को कोई भी हानि पहुंचाने वाला जीवित प्राणी सम्मिलित है। आर्यात फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीवित प्राणियों को पेस्ट कहते हैं, जैसे चूहे, खरगोश, गीदड़, चिड़िया एवं कीट आदि। यहाँ पर हमारा तात्पर्य सिर्फ कीट पेस्ट है। क्या है, कीट पेस्ट है। कीट पेस्ट वे कीट हैं जो कि फसलों को इतनी अधिक हानि पहुंचाते हैं जो कि आसानी से महसूस की फेल्ट लॉस जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी कीट कितनी संख्या में वे की इसे नाशक कोट के नाम से पुकारा जाए, नाशक कीट के नाम से पुकारा जाए। इसके लिए आर्थिक क्षति स्तर, इकोनॉमिक इंजरी लेवल संकल्पना को जानकारी आवश्यक है। यह वह स्थिति है जिससे प्रकट होता है कि एक निश्चित स्थान पर नाशक कीट की संख्या का क्या घनत्व है तथा वहां पर उसके नियंत्रण के उपाय आर्थिक दृष्टि से कितने उचित हैं। अर्थात यह स्तर पर किए गए नियंत्रण उपाय का व्यय उससे मिलने वाले लाभ से कम होगा। नाशक कीट नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि इनके संख्या को आर्थिक क्षति स्तर तक पहुंचाने दिया जाए ताकि उनसे कोई उल्लेखनीय हानि न हो। इससे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत का विकास किया गया है, जिसे आर्थिक दहली इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड कहते हैं। आर्थिक दहली से स्पष्ट होता है कि नियंत्रण के उपाय किस समय किए जाए जिससे कि नाशक कीट संख्या आर्थिक क्षति स्तर तक न पहुंचे। संसार में कीटों की अनेकों जातियां मिलती हैं जो कि स्वयं प्रकृति द्वारा संतुलित, बैलेंस्ड, ठीक है, संतुलित अर्थात बैलेंस्ड हैं। ये संतुलित रखने वाले कारक भौतिक अवयव फिजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। जब कभी मनुष्यों द्वारा ये भौतिक अवयव संतुलित कर दिए जाते हैं तो प्रकृति में कीटों का संतुलन बिगड़ जाता है तथा ये महामारी का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार देख लेना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको सही याद हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, लिखकर भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो है एक प्लेलिस्ट बना देंगे और सबको प्लेलिस्ट को जो है सबका पार्ट बना देंगे, तो आपको पता हो जाएगा कौन सा पार्ट आपको याद है, कौन सा पार्ट नहीं याद है। ठीक है, आप जो है इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।